तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड ये है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। हमने लेक्चर नंबर 1 पे पढ़ा हुआ था कि जब आपके पास जो रिएक्शंस हो रही थी तो हमें सेल की रिक्वायरमेंट्स क्यों हुई, और फिर हमने वहाँ पर पढ़ा था कि सेल दो टाइप के होते हैं, और गैल्वेनिक में एज वेल एज आपका इलेक्ट्रोलिटिक में। दोनों के हमने डायग्राम्स भी आपको दिखाए थे, प्रॉपर गैल्वेनिक सेल को आइडेंटिफाई किया था, पूरी तरीके से डिटेल से समझाया था, और ये भी बोला था कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो आपका बाद में आएगा। डिफरेंस दोनों में बताया था कि जो आपके पास एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है गैल्वेनिक सेल में, जस्ट उसी का रिवर्स कि इलेक्ट्रोलिटिक में आपका एनोड पॉजिटिव और कैथोड आपका नेगेटिव। सारे केसेज में आपको केवल इतना ही समझना है कि एनोड हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कैथोड हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे वो आपका गैल्वेनिक सेल हो। क्लियर है? बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो यदि आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज एनोड एंड व्हाट इज कैथोड, तो आप सिंपल सा लिख सकते हो हमारे पास क्या कि भाई एनोड दैट इज वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स, ऑक्सीडेशन अकर्स। और यदि आपसे कोई बोल देता है कि भाई कैथोड क्या है, तो आप सिंपल सा बोल सकते हो हमारे पास वेयर रिडक्शन अकर्स। ठीक, डजंट मैटर, आपको ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास हमारे पास गैल्वेनिक सेल है या इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। ये फैक्ट है कि एनोड है तो आपका ऑक्सीडेशन, कैथोड है तो रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन है तो ऑब्वियस सी बात है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्सीडेशन। तो डैट मीन्स यहाँ से लॉस हो रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा होगा। तो डैट मीन्स एनोड हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कैथोड हमेशा गेन करेगा। क्लियर है? तो ये तो हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे आपके पास कि क्या होता है हाफ सेल, क्या होता है हमारे पास ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोड रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट। फिर हम पढ़ेंगे आपके पास कैसे हम जो सेल रिएक्शंस होती हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम उसके बाद एक बहुत अच्छे से क्वेश्चंस लेकर आएंगे जहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि सेल रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन से कैसे हम आपके इलेक्ट्रोड रिएक्शंस बनाते हैं। बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट। और उसके बाद फिर आएंगे हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स में। 3 इलेक्ट्रोड्स पढ़ेंगे हम। पहला आपके पास मेटल आयन इलेक्ट्रोड, सेकेंड आपके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लास्ट होगा आपके पास कैलोमेल इलेक्ट्रोड। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेंस। सो टॉपिक्स आप देख लीजिए। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल रिएक्शन, क्लियर। सेकेंड वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। थर्ड वन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। फर्स्ट वन मेटल आयन इलेक्ट्रोड, सेकेंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रोड, एज वेल एज द लास्ट वन इज कैलोमेल इलेक्ट्रोड, और इसी को बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड कैलोमेल इलेक्ट्रोड, दैट इज SCE। क्लियर? तो ये टॉपिक्स हैं आपके पास जो हमको पढ़ने हैं। आते हैं आपके पास फर्स्ट टॉपिक पे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोड रिएक्शंस, इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ सेल, कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ सेल। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पर आपको ये चीज़ हमने बताई थी। हमने बताया था आपको, शायद हम प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने समथिंग कुछ ऐसी कंडीशंस करी थी जहाँ पर आपके पास समथिंग कुछ इलेक्ट्रोड्स थे, यहाँ पर भी आपके पास इलेक्ट्रोड था। गैल्वेनिक सेल की बात करें आपके पास तो हमने बोला था ये नेगेटिव होगा, ये आपके पास पॉजिटिव होगा। यहाँ पर आपके पास ऑलमोस्ट समथिंग कुछ ऐसी कंडीशन थी, ZnSO4 था आपके पास। यहाँ पर आपके पास ऑलमोस्ट सेम कंडीशन, ये आपके पास था CuSO4। फिर हमने बोला था कि ये जो रॉड है ये किसकी है, जिंक की। ये रॉड हमारे पास किसकी थी, कॉपर की थी। तो ये हमारे पास इतना सा कॉन्सेप्ट था। फिर आपके पास हमने इसके बीच में आपका एक ऑलमोस्ट सॉल्ट ब्रिज भी लगाया हुआ था। सॉल्ट ब्रिज इसलिए लगाया था ताकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कर सके। उससे पहले हमने आपके पास यहाँ पर एमीटर लगाया था, इसको अटैच किया था हमने आपके पास। समथिंग कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा था आपके पास जस्ट एनोड से कैथोड। दिस वन वाज एनोड और दिस वन वाज कैथोड। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा हमारे पास क्या है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन तो ये है इलेक्ट्रोड रिएक्शन की तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हमारे पास इनको हम इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड ना करें। डैट मीन्स आपके पास जब तक कि हम इनको एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू अटैच नहीं करते हैं तब तक हमारे पास इलेक्ट्रोड रिएक्शंस नहीं होंगी। कहने का मतलब जब तक आपके पास ये नहीं होगा कनेक्टिंग वायर तब तक हमारे पास ये इलेक्ट्रोड रिएक्शंस नहीं होंगी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है हमारे पास?
जैसे ही हमारे पास हमने इसको अटैच करा दिया तो क्या होगा हमारे पास कि जो एक इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करना स्टार्ट कर देगा और दूसरा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को गेन करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? तो जो लॉस करना स्टार्ट कर देगा वो आपके पास हो जाएगा एनोड, जो गेन करना स्टार्ट कर देगा वो हो जाएगा हमारे पास कैथोड। क्लियर है? बात समझ में आ रही है हमारे पास कि जो आपके पास गेन करना स्टार्ट कर देगा वो आपके पास कैथोड, जो लॉस करना स्टार्ट कर देगा वो आपका एनोड। लॉजिक समझ में आ रहा है? अब यहाँ से बात यदि आती है कि यदि आपसे बोला जाए कि डिफाइन हाफ सेल, तो व्हाट कैन बी द डेफिनेशन ऑफ हाफ सेल। तो हाफ सेल की बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास। क्या यदि आपसे बोला जाए कि यहाँ पर आपके पास ये क्या है तो ये भी हाफ सेल है, और ये क्या है तो ये भी हाफ सेल है। क्यों? क्योंकि आधी रिएक्शन इस पे हो रही है, आधी रिएक्शन इस पे हो रही है। तो दैट इज अगेन हाफ हाफ सेल। यदि बोला जाए हाफ सेल में होता क्या क्या है, तो आप देख लो कि जो हमारे पास आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोड है, ये आपका इलेक्ट्रोड ही तो है, और क्या है, सॉल्यूशन है हमारे पास। तो यदि आपसे बोला जाए हमारे पास की क्या डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ पर किसकी, आपके पास हाफ सेल की, तो आप इसमें साफ साफ देख पा रहे हमारे पास कि इसमें इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड के साथ साथ हमारे पास जो आपका सॉल्यूशन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन in which it is dipped is called half cell, क्लियर है? बात समझ में आ रही कि मतलब आपके पास दो हाफ सेल्स हो सकते हैं। एक हाफ सेल हमारे पास हो जाता है कैसा, एनोडिक, और दूसरा हाफ सेल हो जाता है हमारे पास कैथोडिक। यदि आप यहाँ पर देखो तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड आपके पास कंबाइन हो रहा है किसमें, ZnSO4 में। तो ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये आपके पास उसका सॉल्यूशन हो गया, कंबाइन हो गया हमारे पास, तो वहाँ से फॉर्म हो गया आपके पास हाफ सेल। अब ये हाफ सेल कैसा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो ये हाफ सेल आपका एनोडिक है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये कॉपर है, कॉपर आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में है, तो यहाँ से आपके पास ये भी एक हाफ सेल हो गया। अब बोला जाए ये कैसा हाफ सेल है, तो ये आपका कैथोडिक हाफ सेल है या रिडक्शन हाफ सेल है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर है? तो यहाँ से आपको याद रखना है कि हाफ सेल दो टाइप के होते हैं। पहला तो हो जाएगा हमारे पास एनोडिक, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास कैथोडिक। एनोडिक से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, कैथोडिक से इलेक्ट्रॉन गेन होगा। यहाँ से रखिएगा हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन इन विच इट इज डिप्ड इज कॉल्ड हाफ सेल। अब यदि हमारे पास वो फर्स्ट वाले की बात कर रहा है तो एनोडिक हाफ सेल, सेकंड की बात कर रहा है तो कैथोडिक हाफ सेल। अब इसमें कुछ रिएक्शंस भी होती हैं। जैसे सपोज करो इसी की बात कर लें, यहाँ पर यदि आपसे बोलना चाहें कि आप रिएक्शन लिखो कि भाई हमारे पास जो एनोडिक हाफ सेल है उसमें रिएक्शन क्या हो जाएगी, और फिर बोल दिया जाए कि भाई हमारे पास कैथोडिक हाफ सेल है, कैथोडिक हाफ सेल में क्या रिएक्शन हो जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कि आप देखो जरा, जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और कितने कर रहा है हमारे पास, सीधा सा लॉजिक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। क्योंकि आपने देखा था इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में कि Zn जब यहाँ से इसमें आ रहा था, Zn2s2 की फॉर्म में आ रहा था, और इस वजह से आपके पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट होते चले आ रहे थे। तो दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा था। तो जिंक आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर? एक्वस फॉर्म में रहेगा। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, तो Cu2 प्लस आपके पास जाकर के इसमें अटैच हो रहे थे। तो दैट इज रीजन आपके पास समथिंग कुछ ऐसी रिएक्शन हो रही थी, Cu प्लस, सीधा सा लॉजिक यहाँ पर है ना कि ये आपके पास हो गया एक्वस फॉर्म में, ये हो गया हमारे पास सॉलिड फॉर्म में। ये क्या हो गया आपके पास, ये क्या हो गया हमारे पास सॉलिड फॉर्म में। क्लियर है? बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो ये कंडीशन थी हमारे पास जहाँ से आपको ये देखना है कि जो भी इलेक्ट्रोड डायरेक्शंस होंगी, सबसे खास बात उस पर क्या, सबसे खास बात ये कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। अरे यदि वो इक्वल नहीं हुआ तो प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। यदि आप उसको इक्वल नहीं करते हैं तो डैट मीन्स आपको हर एक जो भी इलेक्ट्रोड रिएक्शंस लिखनी है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आपको फैक्ट है कि बैलेंस करा कर ही लिखने होंगे। डैट मीन्स जितना रिएक्टेंट साइड उतना प्रोडक्ट साइड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक रिएक्शन ऐसी होगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन यदि राइट साइड आ रहा है, दूसरी रिएक्शन ऐसी होगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड आ रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा हमारे पास कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके एक ही साइड आ जाए। क्लियर है? बात समझ में आ रही? तो अब यहाँ समझिएगा हमारे पास सिचुएशन क्या है कि यदि आपने लास्ट क्लास देखी थी तो आपने देखा था हमने एक बहुत अच्छा सा केस लिया था जहाँ पर ये जो EMF है इस सेल का 1.1 से ज़्यादा हो गया था।
तो आपने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो इधर से इधर हो रहा था वो इधर से इधर होने लगा था। तो वो एक स्पेशल कंडीशन थी, वो एक स्पेशल कंडीशन थी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। लेकिन मोस्टली जो कंडीशंस आएंगे वो यही आएंगे हमारे पास कि पहले एनोड होगा बाद में कैथोड होगा। तो इसको कैसे याद रखा जा सकता है? उसको ऐसे याद रखा जा सकता है A comes first then C। कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर यदि देखा जाए तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हमारे पास पहले कौन आता है? A आता है। तो दैट इज रीजन की पहला जो हाफ होता है वो हमेशा मोस्टली एनोडिक होता है और दूसरा क्या होगा? कैथोडिक होगा। लेकिन यदि आपके पास कोई कंडीशंस एक्स्ट्रा अप्लाई कर दी गई जैसे प्रीवियस लेक्चर में हुआ था तो फिर फैक्ट है कि फिर आपके पास कंडीशंस चेंज होने वाली है। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? क्लियर है? तो दैट मीन्स पहला हाफ हमारे पास क्या होगा? एनोडिक, और दूसरा हाफ हमारे पास क्या हो जाएगा? कैथोडिक। इतना सा हमारे पास लॉजिक था। क्लियर है? बात समझ में आ रही? अब इसी में एक और रिएक्शन हम लिख लेते हैं। क्या देखिएगा जरा, यदि हम आपसे कह दें कि हमारे पास सपोज करिए एल्यूमिनियम है। क्या है हमारे पास? एल्यूमिनियम। ये आपके पास ऑलमोस्ट मेटल हो गई और ये आपका डिप्ड है किसमें? AgNO3 सोल्यूशन में। क्लियर है? बात समझ में आ रही? तो अब क्या करेगा हमारे पास? एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और Ag क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लियर? और एल्यूमिनियम की टेंडेंसी है कि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, वैसे जिंक की टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। क्लियर? बात समझ में आ रही? वैसे ही आपके पास एल्यूमिनियम की टेंडेंसी है कि एल्यूमिनियम आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा क्योंकि इसका कॉन्फिगरेशन होता है 2,8,3। लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। तो दैट इज रीजन 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा। तो क्या कंडीशन हो जाएगी कि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो लॉस करने के बाद हमारे पास फॉर्म कर देगा Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई हमारे पास कि भाई एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन इधर से माइनस कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना, 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, जो इधर से माइनस हो रहा है वही जाकर के इधर ऐड हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा था। अब ये जो हमारे पास था AgNO3 में, AgNO3 में क्या हमारे पास? Ag+ फॉर्म में है। आप इसको स्प्लिट करके देख लो। आप इसको स्प्लिट करोगे तो डैट मीन्स Ag+ और NO3-। तो Ag+ जो हमारे पास है वो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और जा करके फॉर्म कर देगा Ag सॉलिड। कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे पास, ये एक्वस था, ये भी आपका एक्वस था। लेकिन प्रॉब्लम तो अब ये होगी हमारे पास क्योंकि अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रोड रिएक्शंस तभी आपके पास कंप्लीट मानी जाएंगी जब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लॉस है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इक्वल टू गेन के इक्वल होगा। डैट मीन्स आपके पास ये जो Ag+ है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो गेन कराया गया है, जबकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था तो इसमें फिर 1 इलेक्ट्रॉन नहीं गेन होगा, फिर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। और डैट इज रीजन कि हम इस पूरी ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कराने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अब हमारे पास जो रिएक्शन निकल के आएगी वो आएगी 3Ag+ एक्वस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, एरो में क्या आ जाएगा हमारे पास? 3Ag सॉलिड। फिर ओवरऑल इसको ऐड कर दोगे आप तो रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब आप इसको और इसको ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? अनइक्वल है। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? क्लियर है? तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन एज वेल एज हाफ सेल। कि हाफ सेल हमने आपको बता दिया, फिर हमने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तभी होगा जब हमारे पास इनको एक हम कनेक्टिंग वायर के थ्रू ऐड करेंगे। दूसरी बात, ये आपके पास तब तक होता रहता है क्योंकि जब तक आपका एक सेल का पर्टिकुलर, हर एक सेल का अपना अपना पर्टिकुलर पोटेंशियल होता है। हमने आपको बताया था कैसे निकालते हैं कैथोड माइनस एनोड से। इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे जब आपका 3rd लेक्चर आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, वहाँ पर और डिटेल से पढ़ेंगे कि भाई कैथोड माइनस एनोड ही क्यों होता है। अभी हमने आपको एक ब्रीफ बताया था कि हमेशा इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड में होगा तो वर्क डन जो होगा वो यहाँ से होता हुआ यहाँ पर ज़्यादा आएगा। तो नेटवर्क डन जब निकालोगे तो यहाँ कम वर्क डन होगा, यहाँ ज़्यादा वर्क डन होगा, सब्ट्रैक्ट करा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ऑलमोस्ट नेटवर्क डन। और वही हमने बताया था कि भाई आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हो। सीधा सा लॉजिक है हमारे पास। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है W/Q, कि जो वर्क डन हो रहा है चार्ज को मूव कराने में और जिस चार्ज को मूव करा रहे हैं। तो दैट इज द रीजन कि हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते थे। अब बात आती है कि ये जो रिएक्शंस आ रही हैं आपके पास इलेक्ट्रोड रिएक्शंस, इन्हीं को हम बोल सकते हैं सेल रिएक्शंस, क्योंकि सेल के अंदर ही तो हो रही हैं। तो ये हो गए सेल रिएक्शंस। तो अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आपके पास? क्लियर है? तो अब हम पढ़ लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल। देख लेते हैं जल्दी से। तो काफ़ी अच्छा सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन का, और फिर उसके बाद बहुत अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं जहाँ से हम पढ़ेंगे आपके पास कैसे उसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक लिखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। अब स्लैश गैल्वेनिक भी लिख सकते हो आप, क्योंकि गैल्वेनिक की ही बात कर रहे हैं हम आपके पास, तो ऑब्वियस सी बात है। क्लियर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो अब हमने ये तो पढ़ लिया आपके पास कि दो हाफ होते हैं हमारे पास, एक तो होता है भैया आपके पास एनोडिक हाफ। क्लियर, तो एनोडिक हाफ में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा आपके पास लॉस होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। अब ध्यान समझना, हमारे पास लॉस मेटल करती है, बहुत ध्यान से समझना हमारे पास कि डैट मीन्स मेटल पहले अपना एलिमेंटल फॉर्म में होता है, फिर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि पहले वो एम फॉर्म में होता है, फिर इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिए। हम कह रहे हैं हमको नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, हमने कह रहा एन इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। अब जब एन इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो एम एन प्लस फॉर्म कर देगा। बाद में यही जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे जो उसने लॉस किए, जब यहाँ से माइनस साइन लगा कर हटाएंगे तो इधर जा कर के हमारे पास वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है हमने कि कभी भी आपके पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में प्लस माइनस नहीं किया जाता, हमेशा क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। तो ये कंडीशन समझ में आई हमारे पास कि ये है एनोडिक हाफ सेल, जहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। लॉस करने के बाद एक आपके पास ऑलमोस्ट उसका रेस्पेक्टिव आयन फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ से जो लॉस कर रहा था माइनस वाला वो उधर जाकर के ऐड हो गया, मतलब ये आपके पास हो गई रिएक्शन किसकी, एनोडिक हाफ सेल की। अब यदि इसको रिप्रेजेंट करना है तो होता क्या है हमारे पास, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे पास वो बड़ा सिंपल सा हमारे पास क्या कि जैसे आपके पास इनिशियली क्या था, एम था, स्लैश कर दिया और क्या कर दिया हमने आपके पास एम एन प्लस। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि एम आपके पास इनिशियल था और जो एरो है हमारे पास उस एरो को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, स्लैश से। अब ये समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, स्लैश। स्लैश का मतलब ये है कि उसके बीच का एक प्लेन है। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, ये प्लेन है किसके बीच का, हमारे पास एम और एम एन प्लस के बीच का। कह सकते हो आपकी एम क्या है, इलेक्ट्रोड है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। तो डैट मीन्स आपके पास ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास प्लेन है, जो कि आपके पास इस रिएक्शन को प्रोसीड आउट करा रहा है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो लाइन आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट आपने बनाई थी, आप इसको क्या कर सकते हो, स्लैश भी कर सकते हो। क्लियर है, बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो आपने क्या देखा, आपने सिंपल सा देखा कि जो एम सॉलिड था हमारे पास, एम सॉलिड सीधा सा लॉजिक आपके पास कन्वर्ट हो रहा था किसमें, एम एन प्लस में। तो जब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, एम एन प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो वहां से हमारे पास सीधा सा लॉजिक हो गया कि आपके पास हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी अभी हम आपको बता के गए कि ये हमारे पास है इलेक्ट्रोड, क्लियर, और ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जो आपको आयंस मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट से मिलेंगे। तो इसी को बोल देते हैं इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस। क्लियर, बात समझ में आ रही है। या आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट प्लेन, कि दैट मीन्स ये जो बीच वाला पोर्शन है ये आपको एक एरिया प्रोवाइड करा रहा है जहां पर आपकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। यदि हम बात करें आपके पास कैथोडिक हाफ सेल की या कैथोडिक हाफ की, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। कैथोडिक हाफ में क्या हो जाएगा हमारे पास कि भाई आपके पास जो मेटल होगी अब यहाँ पर आयंस की फॉर्म में होगी, हमने पढ़ा हुआ था इससे पहले। तो वो इलेक्ट्रॉन आपके पास गेन करेगा, कितने, एन इलेक्ट्रॉन। जब गेन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, एम सॉलिड। तो ये जो रिएक्शन हो गई हमारे पास, ये रिएक्शन आपके पास होगी किसमें, कैथोडिक हाफ में। क्लियर, कि जहां पर आपके पास जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद को अपने आप एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। और यहां से यदि हम इसको लिखना चाहें तो बहुत सिंपल सा कुछ ऐसा कि यहाँ पर आयन की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन गेन करके वो किसमें कन्वर्ट कर रहा है, एम में। यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो रहा है कि आप उसको स्लैश करके लिख सकते हो, समथिंग कुछ ऐसा। तो यदि बोला जाए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, चाहे आप इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस लिखो, चाहे इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड इंटरफेस लिखो, बात तो हमारे पास बराबर ही है ना, बात तो वही है। तो दैट इज द रीजन वी कैन जस्ट राइट इट एज यूजुअल वॉट एवर वी हैव जस्ट रिटन इन दिस कंडीशन। क्लियर है, बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो ये तो कंडीशन हमारे पास तब की हो गई जब हमारे पास हम किसी एक पर्टिकुलर हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास था क्या, एनोडिक हाफ सेल, ये था कैथोडिक हाफ सेल। लेकिन हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने दो कंडीशंस पढ़ी हुई हैं। क्या, व्हेन, पहली कंडीशन केस 1, व्हेन टू इलेक्ट्रोड्स
हैव सेम इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर कि भाई वो इलेक्ट्रोलाइट क्या है उनका, सेम है। तो यदि उनका इलेक्ट्रोलाइट सेम है हमारे पास तो सीधा सा लॉजिक है, आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बहुत सिंपल सा, कुछ ऐसा। क्लियर, आप ब्रैकेट ना लगाओ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे कि नहीं भाई ब्रैकेट भी लगाना होता है, ब्रैकेट नहीं लगाना होता। ये हमारे पास हो गया जब आपके पास इलेक्ट्रोलाइट क्या हो, सेम हो, कि भाई आपके पास वो भी इसी में डिप है, ये भी आपका इसी में डिप है, इलेक्ट्रोलाइट सेम है, तो दैट इज द रीजन वी कैन जस्ट राइट दिस। लेकिन यदि हम गैल्वेनिक सेल की बात करें तो गैल्वेनिक सेल में हमारे पास क्या होता है, व्हेन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, तो यदि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट आ जाए हमारे पास तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, फिर वहां पर एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं क्या, सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं आपके पास हम, सॉल्ट ब्रिज। आपने देखा होगा हमारे पास कि जब हमने इससे पहले अभी फिगर बनाया था लेक्चर की शुरुआत में, तो आपने देखा होगा तो हमने दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया था, और फर्स्ट लेक्चर में हमने सारे फंक्शंस भी पढ़े थे, जैसे हमने पढ़ा था क्या, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, LLJP, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था। खैर, तो अभी क्या हो रहा है इसमें हमारे पास, ये सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कंडक्ट करता है हमारे पास, मेंटेन करता है किसके बीच में, हमारे पास जो आपका इलेक्ट्रोड होते हैं। तो अब सिचुएशन क्या है हमारे पास, वही कंडीशन कि जो सेल्स हो गए उनके बीच में आपका सॉल्ट ब्रिज जो होता है, सॉल्ट ब्रिज को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पैरेलल लाइन से। पैरेलल तो जानना ना, ये पैरेलल हो गया, EL शॉर्ट में लिखा पैरेलल, जैसे मैथ्स में लिखा जाता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधा सा लॉजिक कि ये हो जाएगा ZN, और फिर ZN किस में डिप रहता है आपके पास, ZnSO4 में, है ना। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा एक्वस, फॉर्म देखिए लिखो चाहे ना लिखो, बट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, Cu, फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, CuSO4 एक्वस। तो ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया हमारे पास किसको, जो हमारे पास आपका जिंक वाला कंडीशन था। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। तो ऐसे हम जाकर के उसको प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर आप देख सकते होगे कि जिंक आपका ZnSO4 के साथ हो गया, कॉपर आपका CuSO4 के साथ हो गया, दोनों ही कंडीशन में आपको साफ साफ दिख रहा है। अब यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर इसमें हम CuSO4 को पहले लिखें या बाद में लिखें, तो हमने तो यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रोड बताया आपको। अब यदि आप वो देखना चाहो तो फैक्ट है कि ये CuSO4 जो हमारे पास है, CuSO4 आप एग्जैक्टली इसको ऐसे समझ लो, कन्फ्यूजन यदि हो रही हो ऐसे लिख लो आप, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से आप समझिएगा कि जो Zn है, Zn से जो Zn2+ है वो किस में जाता है, ZnSO4 में, और यहाँ पर क्या होता है कि जो Cu2+ है सॉल्यूशन का, वो आकर के मेटल रॉड पे आपका स्टिक कर जाता है। तो आप ऐसे लिख लो प्रॉपर तरीके से। वो तो हमने आपको इलेक्ट्रोड रिएक्शन शो करके दिखा दी कि मेन क्या है, बीच में सॉल्ट ब्रिज को पैरेलल लाइन से। अब ये पैरेलल लाइन भी हो सकती है और या फिर सेम दो स्लैश भी हो सकते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल। अब ऐसे नहीं कि ऐसे बना दो, बात समझ में आ रही है, क्रॉस कर दो हमारे पास। तो यहाँ से हम आपके पास ऐसे सेल को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा सा केस आता है हमारे पास, तो उस केस को पहले हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम आपके पास आ जाएंगे किस पे, ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चंस पे। वो केस कुछ ऐसा है कि यदि सपोज करो हमारे पास जो आयंस हैं, व्हेन डिफरेंट आयंस, क्लियर, डिफरेंट आयंस आर इन सेम सॉल्यूशन, then they are separated using commas। तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं क्या लगा करके, कॉमा लगा करके। बात समझ में आ रही है हमारे पास। जैसे कि आपका HCl है, अब इसमें आपके पास क्या है, H+ है और Cl- है, तो पता चला एक ही सॉल्यूशन हमारे पास है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो H+ और फिर क्या लिख सकते हो आप, Cl-। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था हमारे पास, याद रखिएगा इस चीज़ को कि जब आपके पास डिफरेंट आयंस सेम सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, मतलब H+ भी HCl में प्रेजेंट है और Cl- भी HCl में प्रेजेंट है, तो मतलब आपके पास उनको हम फिर कॉमा लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं, फिर वहाँ पर हम ये स्लैश नहीं लगाते। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, क्लियर है। खैर नेक्स्ट आ जाते हैं ज़रा इसके बाद।
अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहाँ से हम आपको देंगे क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन, कि डैट मीन्स आपके पास कैसे सेल को रिप्रेजेंट किया गया है और उससे आपको निकालनी होगी क्या, सेल रिएक्शन। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। तो अभी तक ये तो समझ में आ गया कि पहले जो लिखा जाता है वो एनोड होता है, दूसरा वाला जो लिखा होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। तो देख लेते हैं जरा, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन सिंपल सा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा सा। फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ हमारे पास Zn सॉलिड, Zn2 प्लस एक्वस डबल स्लैश Ag प्लस एक्वस स्लैश Ag सॉलिड। अब यहाँ पर बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने क्या बताया कि जो पहले वाला लिखा होता है वो आपके पास होता है क्या, एनोड, एनोडिक हाफ सेल, और दूसरा वाला जो होता है वो होता है हमारे पास कैथोडिक। ये तो बिल्कुल आपको माइंड में बैठा करके रख लेना, फैक्ट है। ए कम्स बिफोर सी, क्लियर है कि ए पहले आएगा, सी आपका बाद में। तो आप यहाँ पर देखो जरा, जिंक कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn2 प्लस में, तो आप क्या लिख सकते हो, Zn, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस में। और ये तभी ऐसा हो सकता है जब वो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है हमारे पास, लॉस कर रहा हो। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कम करोगे, यहाँ आकर के वो ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही अब इनकी स्टेट नहीं लिख रहे हैं, देखो ये फैक्ट है कि ये आपका सॉलिड फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, फैक्ट है। जो आयंस है वो एक्वस फॉर्म में, जो आपका मेटल है वो आपका सॉलिड फॉर्म में। Ag प्लस क्या कर रहा है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन ये क्या करे, गेन करे, क्योंकि जब ये गेन करेगा और ये आपके पास प्लस है, प्लस माइनस एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम आपके पास इनको ऐड कर दें। ऐड करने से पहले हमने सबसे इंपॉर्टेंट रूल पढ़ा था क्या, कि इलेक्ट्रोड रिएक्शंस तभी हम ऐड कर सकते हैं जब उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो, इक्वल हो। तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 है, तो इस पूरी रिएक्शन में आप 2 का मल्टीप्लाई करा दोगे। तो सेम आपके पास इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या हो जाएगी, Zn प्लस 2Ag, एरो में क्या आ जाएगा, Zn2 प्लस, सॉरी यहाँ पर 2Ag प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 2Ag। क्लियर है, बात समझ में आ गई हमारे पास। तो ये हो गई हमारे पास इसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन। दूसरे नंबर पे यदि हम लिखना चाहें तो वो भी लिख लीजिए हमारे पास। सेकेंड नंबर पे हमारे पास लिखा हुआ Pt प्लेटिनम, फिर उसके लिखा हुआ हमारे पास हाइड्रोजन गैस स्लैश H प्लस एक्वस कॉमा Cl माइनस एक्वस स्लैश AgCl स्लैश Ag। क्लियर। अभी इसको थोड़ा सा देर में करते हैं, पहले हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा करते हैं इसके बाद। इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, वो बहुत अच्छा सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसका, देख लीजिएगा। Pt दैट इज प्लेटिनम H2 गैस, क्लियर, स्लैश H प्लस एक्वस कॉमा Cl माइनस एक्वस स्लैश Cl2, और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है Cl2 आपके पास गैस है और इधर लिखा हुआ आपके पास ग्रेफाइट। ये कंडीशन, इसको पहले करते हैं। तो इसको आप 3rd नंबर डाल दीजिएगा और इसको डाल दीजिएगा 2nd नंबर। इसको अभी करते हैं, क्लियर। अब बहुत ध्यान से हमारे पास इसमें समझना है। इसमें देखिए जरा हुआ क्या, ये जो प्लेटिनम है और ये जो H2 गैस है, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लग रहा है जो हमने अभी पढ़ाया है आपको। अब ये रिएक्शंस बहुत आसान है, बहुत अच्छे से कर लोगे आप, क्योंकि दो चीज़ें दिख रही हैं, बहुत सिंपल सा है, कर लोगे आप कि हमारे पास लॉस कर रहा है, गेन कर रहा है, फैक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा माइंड आपको लगाना पड़ेगा। क्या, आप देखो H प्लस एक्वस है, Cl माइनस एक्वस है, मतलब फैक्ट है कि ये आपके पास एक ही सॉल्यूशन में दोनों आपके पास फॉर्म होंगे। Cl2 गैस है, H2 गैस है, तो जो गैसेज होती हैं हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करती हैं हमारे पास। लॉजिक समझ में आ रहा है। मतलब आप ये समझिएगा एक तरीके से कि लॉस या गेन उनमें तभी हो पाएगा जब आपके पास वो किसी भी स्टेबल कंडीशन पे। और स्टेबल कंडीशन का मतलब ये है कि ये जो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये जो आपके पास, इनको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड इसीलिए यूज करे जाते हैं क्योंकि आपके पास ये जो गैस होती है जाकर के इस पर क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है। और जब गैस स्टिक हो जाएंगी, गैस स्टेबल हो जाएंगी, तब जा करके गैस इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाएंगी। लेकिन गैस मूवमेंट कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन लॉस अगेन नहीं कर पाएंगी। लॉजिक समझ में आ रहा है मेरे पास, कंडीशन समझ में आ रही है कि ये जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लिया गया है किस लिए लिया गया है कि पहले क्लोरीन जा करके उसमें क्या हो जाए, स्टिक कर जाए, और जब स्टिक हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, फिर जा करके हम उससे इलेक्ट्रॉन लॉस अगेन करा सकते हैं।
यहाँ पर भी वो उसमें जाकर स्टिक हो जाएगी, फिर जाकर के हम उसमें लॉस अगेन करा सकते हैं। तो अब आप देख पा रहे होगे कि जो H2 है H प्लस है, Cl माइनस है, Cl2 है। तो आप देख पा रहे होगे कि जो H2 है हमारे पास, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है हमारे पास, गेन करेगा कि लॉस करेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप देखो जरा यहाँ पर कि H2 आपके पास H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब H2 में ऑक्सीजन स्टेट कितना है 0, H प्लस में कितना +1, तो इसका क्या हो रहा है हमारे पास ऑक्सीडेशन 0 से +1। यहाँ पर देखो ये है क्या -1 और यहाँ क्या हो गया हमारे पास 0। तो आप इस कंडीशन पे देखो जरा, यहाँ पर आपके पास माइनस ऑलमोस्ट और उसमें हो गया हमारे पास 0। तो अब आप क्या देख पा रहे हो कि हमारे पास उस केस में भी इंक्रीज जा रहा है, लेकिन हमको क्या देखना है उसमें, हमको तो सिंपल सा ये देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन हमारे पास लॉस कर रहा है और कौन सा इलेक्ट्रॉन हमारे पास गेन कर रहा है। तो मतलब आप समझिएगा, यदि आपके पास ये -1 से 0 जा रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक बार जब ऑलरेडी ऑक्सीडेशन हो चुका है तो फिर आपके पास ये Cl2 से Cl- में कन्वर्ट होगा। बस यही ध्यान देना है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ये समझ लीजिएगा। और जब आप इसको समझ जाओगे तो फिर आपको इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। क्या समझ में आया आपको कि H2 तो H+ में कन्वर्ट हो गया, लॉजिक समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये 0 था, 0 से किस में चला गया, +1 में चला गया। लेकिन यदि आप यहाँ देखो तो ये -1 से 0 में जाएगा, तो फैक्ट है प्रॉब्लम जनरेट होने वाली है। इसका मतलब फैक्ट है कि आपको ये समझना पड़ेगा। यहाँ पर यदि Ag+ बाद में लिख दे, Ag आगे लिख दे, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास Ag+ Ag में जाएगा, ना कि Ag+ में जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, कंडीशन समझ में आ रही। तो वही रीजन यहाँ पर हो गया कि H2 जाएगा H+ में और Cl2 किस में जाएगा, Cl- में, है ना। तो यहाँ से देखिए हाफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हमने हाफ कर दिया। यहाँ पर हमने क्या ऐड करा दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया। तो हाफ H2 का मतलब एक H बचा और एक H यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आपने हाफ Cl2 कर दिया, यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐड हो गया, तो चार्ज आपका इक्वल हो गया। दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, रिएक्शन हो जाएगी हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 प्लस एरो में आपके पास HCl। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो बता दो आप। क्वेश्चन था अच्छा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, फील आ रहा है हमारे पास, नहीं आ रहा है तो अभी थोड़ा सा इसको और समझ लो। क्लियर है? तो ये पोर्शन हमारे पास हो गया। अब हमारे आते हैं इसके बाद नेक्स्ट वाले पोर्शन पे, जहाँ पर हम आपके पास देखते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन को। देखिएगा जरा इसमें क्या हो रहा है। इसका भी कॉन्सेप्ट जस्ट वैसा ही है जैसे इसका था, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें आप देखो क्या कर दिया इसने, AgCl पूरा का पूरा दे दिया। अब आप देखो जरा, इसमें H2 भी है, H+ भी है, Cl- तो बोले ये तो समझ में आ रहा था, ये भी समझ में आ रहा था, ये क्या कर रहा है बीच में। तो भैया सबका मतलब है, वरना कोई यहाँ पे देखने तो आया नहीं है इसी बारात में कोई नहीं आया। इसका मतलब फैक्ट है कि H2 तो भैया H+ में जाएगा, ये तो फैक्ट है हमारे पास। लेकिन जब आपके पास सॉल्ट दे दिए जाएँ तो ये हमेशा आपके पास कन्वर्ट होते हैं दूसरे वाले में। मतलब समझिएगा यहाँ पर कि H2 जो आपके पास है उसमें ऑक्सीजन स्टेट कितना है 0, और 0 से किस में चला गया +1 में। इंक्रीज समझ में आता है हमारे पास, क्लियर है। लेकिन दूसरी कंडीशन में आप क्या देख पा रहे होगे कि जो AgCl है हमारे पास, AgCl में आपके पास किस में है, वो +1 में है ना। ये किस में आपके पास +1 में। तो ये +1 से किस में जाएगा आपके पास, यहाँ आपको डिसाइड करना है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप इसमें से देख सको कि किस में ले जाना है। आप देखो Cl-1 है, इसमें भी -1 है, तो Cl-1 से -1 में तो जाएगा नहीं। यहाँ से एक चीज़ तो ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है कि H2 भैया H+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, H+ में कन्वर्ट हो रहा है, फैक्ट है। यहाँ पर भी आप देख लो जरा, प्लेटिनम इसीलिए यूज किया गया ताकि हाइड्रोजन जा करके उसमें स्टिक कर जाए, क्योंकि ये टेंडेंसी होती है मेटल्स की, कुछ मेटल्स हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करा लेती है। क्या करा लेती हैं, एडजॉर्ब। एडजॉर्ब का मतलब होता है ये सरफेस फिनोमेना है, सरफेस केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा। सरफेस फिनोमेना की जो गैस होती हैं ये जाकर के उनकी सरफेस पे स्टिक कर जाती है, और जब सरफेस पे स्टिक कर जाती हैं तो गैस आपके पास स्टेबल हो जाती है। तो ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं इनका सबसे बड़ा यूज होता है एक क्या प्रोवाइड कराना, एक सरफेस प्रोवाइड कराना है, जिसके बाद वो रिएक्शन को प्रोसीड करा सके। तो ये MCQ में काफ़ी पूछा जाता है हमारे पास, क्लियर। या VSQ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो ये क्या करते हैं, एक सरफेस प्रोवाइड कराते हैं जिससे इलेक्ट्रोड रिएक्शन आपकी प्रोसीड हो सके। सरफेस कैसे प्रोवाइड कराते हैं, अपने ऊपर ये एडजॉर्ब करा लेंगे जिससे कि रिएक्शन आपकी प्रोसीड होने लगे। सो व्हाट वी हैव डन कि H2+ आपका H+ में कन्वर्ट हो गया। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस। द फर्स्ट ऑप्शन इज वी हैव टू गो इन दिस साइड, आइदर वी कैन गो दिस साइड।
But what we have seen? We have seen that this is +1. So +1 will go to 0 and that condition will go to decrease. यदि आपके पास यहाँ से यहाँ चला गया तो -1 से -1 है, so there will be no change, so no electrode reaction. So for electrode reaction, it is fact that this one should be changed into this one. So that is the reason H2 gas will change into H plus, and at that condition this will lose electron. Fact, यहाँ पर आपने हाफ H2 कर दिया, नो प्रॉब्लम. अब AgCl क्या करेगा भाई, वो कन्वर्ट हो रहा है Ag में. तो अब यहाँ समझिएगा हमारे पास फिर Cl कहाँ जाएगा हमारे पास. तो Cl का रीजन ये है कि Ag में तो कन्वर्ट होगा, Cl माइनस भी हो जाएगा. तो Cl माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्वस. Ag क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉलिड. यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन. कि भाई इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया. और जब गेन कर लिया तो Ag प्लस था, ध्यान समझना, Ag प्लस था, Cl माइनस था. Ag प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो खुद को कन्वर्ट कर दिया Ag में, लेकिन Cl माइनस अकेला बच गया तो भैया वो बाहर चला गया. अब पूरी इलेक्ट्रोड रिएक्शन ऐड हो जाएगी. जब ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हाफ H2 गैस प्लस AgCl, एरो में आ जाएगा आपके पास Ag सॉलिड प्लस इसको कंबाइन करा दो तो आ जाएगा HCl. अब आप कह दो कि भाई हमारे पास ये इंपॉर्टेंट नहीं था, तो हम जाने. लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, क्लियर है कि ये चीज़ है फैक्ट. यहाँ पर इसकी स्टेट लिखना चाहो तो भाई एक्वस एक्वस है तो ऑब्वियस सी बात एक्वस ही आएगा. तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास, इसलिए इसको टिक मार्क किया था. तो ये बोर्ड में कंपार्टमेंट में पूछा गया है हमारे पास, इवन मेंस में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास, सिर्फ आपके पास ये चेंज कर दिए गए थे. यहाँ पर आपका SO4 2 माइनस कर दिया गया था. लॉजिक समझ में आ रहा, मतलब H2SO4 की बात कर दी गई थी, लेकिन कंपार्टमेंट में सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि ये रिएक्शन दे दी गई और बोला गया आपके पास इसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखो. अब इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैसे लिख पाओगे, जब आपको आइडिया होगा तभी ना, वरना तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे AgCl को देख करके. क्लियर. सो दैट इज द रीजन वी हैव जस्ट टॉट दिस वन. ओके, सो आई थिंक यहाँ से आपके पास ये सारी चीज़ें हो जाएंगी. अब आ जाते हैं आपके पास लास्ट टॉपिक पे, सम इलेक्ट्रोड्स. क्लियर. जिसमें से पहला पढ़ेंगे आपके पास मेटल आयन इलेक्ट्रोड. तो आप देख पा रहे होंगे शायद कि अभी तक हम वही पढ़ रहे थे. फर्स्ट सिर्फ इतना है कि एक नाम नहीं दिया था उसको हमने, क्योंकि आपने देखा होगा कि भाई आपके पास क्या था, इलेक्ट्रोड जो थे वो किसके थे, मेटल के ही तो थे. तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, दूसरा गेन कर रहा था, तो इसी को बोलते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड. कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होता है तो वहाँ से मेटल आपका आयन फॉर्म करता है. तो देख लेते हैं जरा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स में. पहला हमारे पास है मेटल आयन इलेक्ट्रोड. क्लियर, फैक्ट है. तो यदि हम इसकी रिएक्शन लिखना चाहें हमारे पास तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक हो जाएगा कि Mn प्लस है हमारे पास. सपोज करिए वो इतने इलेक्ट्रॉन आपके पास ऐड कर रहा है, इक्विलिब्रियम में ना लिख करके इसको हम ऐसे दिख रहे हैं कि दोनों फॉरवर्ड बैकवर्ड एक साथ हो जाए ताकि आपको आसानी रहे. ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन. यहाँ से आपके पास लिख दिया हमने M सॉलिड. क्लियर है, बात समझ में आ रही है हमारे पास. तो ये आपके पास है मेटल आयन इलेक्ट्रोड की जर्नल इक्वेशन. अब आप ये किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. तो आप देखो जरा इसमें हो क्या रहा है, बहुत सिंपल सा है, बहुत ध्यान से समझना. जरा हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपको शुरुआत से बताते हैं जरा एनोडिक वाले से. एनोडिक क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था. और लॉस कर रहा था मतलब M से Mn प्लस में कन्वर्ट हो रहा था. कैथोडिक क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था. गेन का मतलब Mn प्लस से M में कन्वर्ट हो रहा था. सो यू हैव टू जस्ट सी, M आपके पास जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा मतलब इधर माइनस इलेक्ट्रॉन होंगे तो इधर वाला माइनस इधर जा करके प्लस हो जाएगा. तो M से आपके पास Mn प्लस में कन्वर्ट हो गया, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन. मतलब दिस इज फॉर एनोडिक हाफ सेल. Mn प्लस ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, गेन करने के बाद आपके पास कन्वर्ट हो गया M में, तो यहाँ से क्या हो गया, रिडक्शन, मतलब कैथोडिक हाफ सेल. लॉजिक समझ में आ गया. तो ये है मेटल आयन इलेक्ट्रोड, जहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड किसके हैं, मेटल के हैं. कोई गैस हमारे पास इन्वॉल्व नहीं हो रही है. तो जब दोनों मेटल के हैं तो इलेक्ट्रॉन लॉस, इलेक्ट्रॉन गेन, दिस इज द बेसिक कंडीशन. उसके बाद बोलो सर यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे थोड़ा स्वेटिंग हो गई थी. खैर, इसका एग्जांपल यदि आप लिखना चाहो तो एग्जांपल यदि आप लिख लो इसका सिल्वर का. तो यदि सिल्वर के केस में आप देखो तो Ag प्लस आपके पास क्या कर रहा है, Ag प्लस एक्वस है, ये आपके पास क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, खुद को किस में कन्वर्ट कर रहा है, Ag में. या फिर यदि हम इसका आपके पास एनोडिक लिखना चाहें तो जो Ag सॉलिड है वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag प्लस एक्वस में. क्लियर है, बात समझ में आ रही है हमारे पास.
तो यदि आप इसको लिखना चाहो यहाँ पर तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हो जाएगा Ag। अब ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा रिडक्शन, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीडेशन। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है, बात समझ में आ रही कि सिल्वर इलेक्ट्रॉन यदि गेन कर गया तो हमारे पास क्या हो गया रिडक्शन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है रिडक्शन। भाई ये तो हमने बता दी चुके हैं ना 100 बार कि लायन कैसे गुर्राता है, गर्र गर्र से गुर्राता है भैया। तो लियो द लायन सेज गर्र। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, जहाँ पर लॉस या गेन परमानेंटली होता रहता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही। अब आ जाते हैं सेकेंड नंबर पे, बहुत इंपॉर्टेंट सा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। काफ़ी इंतजार था भाई तुम्हारा। बोलो सर इंतजार तो नहीं था इसका, इंतजार तो सर SHE का है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। यहाँ पर यदि हम बोले कि यहाँ पर क्या होता है तो इसकी बेसिक रिएक्शन देख लो जरा क्या होता है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक कि भाई H प्लस जो होता है हमारे पास वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस जो भी कंडीशन समझ लो, हाफ ऑफ H2 गैस। क्लियर। अब ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास रिडक्शन और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है किसकी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। जहाँ पर आप देखो जरा क्या हो रहा है, इसमें होता क्या है कि जो हाइड्रोजन और H प्लस हैं वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। जैसे इससे पहले वाले आपने अभी रिएक्शन करी होंगी वहाँ पर तो आपने पढ़ा होगा, तो आप क्या देख पा रहे होगे कि जो H2 है यदि उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फैक्ट है, H2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H प्लस में। और यदि आपके पास उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, मतलब H प्लस था उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो भाई इसका प्लस चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन में। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, क्लियर है। तो ये होता है हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जहाँ पर आपके पास जो H प्लस है वो आपका H2 के साथ आपका इस्टेब्लिश करता है क्या, रिएक्शन। अब ये जो EMF होता है हमारे पास, इसका EMF इस किस चीज़ पर डिपेंड करता है हमारे पास, फैक्टर्स। क्लियर, जिस पे आपका EMF डिपेंड करता है, फैक्टर्स ओके ऑफ EMF है ना। तो पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला फैक्टर हमारे पास पहला हो जाएगा हमारे पास टेम्परेचर, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास प्रेशर। यहाँ पर कंसंट्रेशन इसलिए नहीं आता क्योंकि शायद आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। क्लास 11th में जो आपके पास सॉल्यूशंस थे उनकी कंसंट्रेशन तो मोलैरिटी से एक्सप्लेन करी जाती थी, M से, लेकिन जो गैसेस थी उनकी कंसंट्रेशन आपके पास हमेशा किससे रिप्रेजेंट करी जाती है, हमारे पास प्रेशर से। क्लियर है। तो पहला हमारे पास क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद आपके पास दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, प्रेशर। अब यहाँ पर आपके पास तीसरा ये भी हो सकता है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, कि भाई हमारे पास H प्लस आयंस आपके पास कितने हैं। तो अब देखिए जरा होता क्या है कि यदि आपके पास टेम्परेचर चेंज होगा तो जो इस रिएक्शन का आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो भी चेंज होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है आपके पास क्लास 11th में कि आयनाइजेशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है उसका। तो दैट इज द रीजन हमारे पास कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आपका चेंज होगा, तो ये जो आपका कन्वर्जन है ये भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। तो इस फैक्टर पे भी डिपेंड हो जाएगा। दूसरा डिपेंड करता है प्रेशर पे। प्रेशर एक तरीके से यही कह सकते हो हमारे पास कि कितना अमाउंट ये प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ये प्रेजेंट है, तो इसके प्रेशर पे डिपेंड करेगा। दैट मीन्स कितना आपके पास ये प्रेजेंट है, ज़्यादा है या कम है। और लास्ट है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, कि कितना पोर्शन आपका इसका इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इस पे भी डिपेंड करेगा हमारे पास कि उसका EMF क्या होगा। EMF तो समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आपके पास आ रहा था इसमें जिंक और कॉपर वाले में 1.1 वोल्ट का है ना, तो वही आपके पास होता है क्या, EMF। क्लियर है। अब इसका आप जरा फिगर ऑब्जर्व करो हमारे पास, उस फिगर में आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे हमारे पास इसको हमने किया हुआ है। देखिएगा जरा इस फिगर में, तो ये फिगर हमारे पास जो बना है इसमें आप देख रहे होगे कि पूरा एक सॉल्यूशन है यहाँ पर एक सेटअप में, उसमें एक आपके पास ट्यूब आई है। उस ट्यूब के मिड से आप देख रहे होगे एक आपके पास इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू कनेक्ट होकर के एक प्लेटिनम फॉइल आई है हमारे पास। क्लियर, प्लेटिनम फॉइल चौकोर है आपके पास, उसमें एक आपका वायर आकर कनेक्ट हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि साइड से आप देख रहे होगे कि हाइड्रोजन गैस आ रही है। अब वो हाइड्रोजन गैस आकर के उस प्लेटिनम फॉइल के ऊपर बबल फॉर्म कर रही है। क्लियर है, बात समझ में आ रही। तो ये जो प्लेटिनम फॉइल के ऊपर बबल फॉर्म हुआ और ये जो सॉल्यूशन हमारे पास रखा हुआ है, तो ये सॉल्यूशन आपके पास H प्लस आयन कंटेन कर रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है। वही कंडीशन आपके पास कि जैसे जिंक था ZnSO4 था, कॉपर था और CuSO4 था।
तो सॉल्यूशन में क्या थे, Cu2 प्लस आयन थे, उसमें क्या थे, Zn2 प्लस आयन थे। तो वही लॉजिक यहाँ पर भी कि जो ये हाइड्रोजन बगल से आई है आपके पास, आने के बाद आपका ये प्लेटिनम फॉइल में क्या होगी, बबल फॉर्म कर गई, मतलब स्टिक कर गई उसमें। क्लियर। और क्योंकि सॉल्यूशन में भी H प्लस है तो इसलिए जो H2 है वो इलेक्ट्रॉन क्या क्या करेगा, हमारे पास लॉस करेगा और खुद को किस में कन्वर्ट करता जाएगा, H प्लस में। तो सारा पोर्शन H2 का नहीं अपने आप को H प्लस में कन्वर्ट कर देगा, तो कुछ जो H2 बचेगी वो आपकी स्केप आउट कर जाएगी। तो इसलिए आप देख सकते हो कि साइड में आपका लिखा हुआ है कि एक्सेस जो हाइड्रोजन है वो स्केप आउट कर जाती है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अब आप सोच रहे होगे कि सर इसका काम क्या है, इसका काम नहीं है, इसके बाद जो आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसका बहुत काम है, और कैलोमल इलेक्ट्रोड का भी, दोनों का बहुत यूज है। देख लेते हैं जरा क्या यूज है। तो उसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि स्टैंडर्ड का मतलब ही होता है कि एक मतलब आपके पास एक फिक्स वैल्यू कर दिया आपने, कि मतलब आपके पास एक स्टैंडर्ड मिल गया आपको कि हाँ भाई इतना ही होगा। क्लियर। तो देख लीजिएगा जरा हमारे पास थर्ड नंबर क्या है, उसी में देख लीजिएगा SHE है ना, जिसको बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर है, बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है हमारे पास कि एक स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर, कि मतलब जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके लिए एक स्टैंडर्ड कंडीशन कर दी। और स्टैंडर्ड कंडीशन होती क्या है, कंडीशन ये कि जो आपके पास प्रेशर है वो क्या कर दिया जाए 1 atm, और जो हमारे पास उसका क्या कहते हैं कंसंट्रेशन है हमारे पास वो कर दिया जाए हमारे पास 1 मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन किसका, ऑफ H प्लस आयन। क्लियर। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कर दी जाए हमारे पास कितनी, 1 मोल पर लीटर, और जो उसका प्रेशर है वो कर दिया जाए 1 atm। तो यहाँ से जो कंडीशन जनरेट होंगी उसी को हम बोल देंगे क्या, स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बात समझ में आ रही है हमारे पास। अब इसमें क्या होता है हमारे पास, याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब इस प्रेशर और इस कंसंट्रेशन पे हमारे पास होता है तो जो उसमें EMF होता है एट ऑल टेम्परेचर इज 0, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन। और भैया यही मतलब है कि उसका हम यूज करते हैं। अब ध्यान से समझना, जरा बहुत ध्यान से समझना हमारे पास हम क्या समझा रहे हैं आपको। हम ये समझा रहे हैं कि सपोज करिए हमारे पास भाई ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, यहाँ पर आपके पास एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर उसका सॉल्यूशन है, और बाकी आपके पास प्रॉपर वही इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट वही सब कुछ, मतलब A to Z इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है हमारे, यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पर हमने प्लस कर दिया, ओवरऑल मतलब यही सॉल्यूशन आपके पास हो गया। क्लियर, मतलब सब कुछ यही हो रहा है। अब ध्यान समझना ज़रा, हम कह रहे हैं आपके पास कि ये A है और ये आपके पास B है। क्लियर। अब इनके बीच में हमने इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर दिया भाई, जब इस्टेब्लिश कर दिया तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है आपका। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात ये है कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये लॉस कर रहा है, ये गेन कर रहा है, फैक्ट है हमारे सामने। तो इसका भी पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इसका भी पोटेंशियल चेंज हो रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। तो यदि हमें पर्टिकुलर पोटेंशियल चाहिए किसी का तो हमको उसको निकालने में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका पोटेंशियल जो चेंज हो रहा है वो उस पर इफेक्ट डाल रहा है। तो हमें यदि इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कि क्या इसका फिक्स पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम ये वैल्यू आसानी से तब फाइंड आउट कर सकते हैं जब इसका पोटेंशियल हमारे पास चेंज ना हो, या तो चेंज ना हो या तो कुछ हो ही ना। तो हमारे पास रिएक्शन होती जाए, इसका पोटेंशियल जब कुछ चेंज होगा ही नहीं, तो दैट इज अ रीजन कि इसका पोटेंशियल आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यदि दोनों सेल्स का पोटेंशियल चेंज होता जा रहा है, दोनों इलेक्ट्रोड्स का, तो हम कभी फाइंड आउट ही नहीं कर सकते आसानी से, बहुत डिफिकल्टी होगी हमें कि भाई इसका एक्चुअल पोटेंशियल क्या है। तो ये जो आपके पास टेबल बनी हुई है ना, जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP। तो ये जो सबका लिखा हुआ है ना हमारे पास, तो ये एक वैल्यू निकाली गई है। कैसे निकाली गई, यहाँ पर SHE को रख करके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रख करके, उसी को बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या, रेफरेंस, RE, रेफरेंस
इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जितना भी आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया है हमारे पास उस सीरीज में, जितने भी इलेक्ट्रोड्स का, उसमें इस तरफ आपके पास SHE को लिया गया है। क्यों SHE को लिया गया है हमारे पास? उसके पीछे भी रीजन था भाई। रीजन उसके पीछे ये था कि ये वैल्यू फिक्स कर दी गई कि भाई 0.00 वोल्ट होगी। अब जब इसमें कुछ पोटेंशियल है ही नहीं तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ SHE ही था हमारे पास जो हम पोटेंशियल निकालने में हेल्प करा सकता था, कोई दूसरा इलेक्ट्रोड भी हो जहाँ पर 0 ना हो तो हो सकता है 1 यदि फिक्स हो उसमें, कि भाई एक वैल्यू फिक्स हो गई कितनी है, अब वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो भी वो बराबर इसी का काम कर रहा है, क्योंकि उसकी वैल्यू में यदि कोई चेंज नहीं आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ चेंज इसमें आएगा, तो इसका पोटेंशियल आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका 1 atm प्रेशर पे H+ आयन की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, उस समय ऑल टेम्परेचर पे उसका जो पोटेंशियल होता है, EMF होता है, वो 0 होता है। और दैट इज द रीजन कि उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका यूज किया जाता है हमारे पास दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि उसका पोटेंशियल 0 होता है किस पे? हर एक टेम्परेचर कंडीशन पे। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? क्लियर है? तो दैट इज द रीजन की जो SHE था हमारे पास, SHE को हमने बोला क्या? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसी में आपके पास एक और आ जाता है जिसको हम बोलेंगे क्या? कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड। अभी जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है हमारे पास, ये आपके पास ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आपका मरकरी से रिलेशन रख रहा है। मरकरी से रिलेशन ये लग रहा है हमारे पास कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड है, सीधा सा लॉजिक है कि जो मरकरी है वो इन कांटेक्ट होती है हमारे पास किसके साथ? आप लिख सकते हो कि इन कांटेक्ट विथ कैलोमल। अब ये कैलोमल क्या होता है हमारे पास? कैलोमल होता है Hg2Cl2। Hg2Cl2 इसका नाम हमारे पास होता है क्या? मर्क्यूरस। मर्क्यूरस क्लोराइड। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर आपके पास मरकरी पे जो चार्ज है वो कितना है आपके पास? +1 है ना? तो +1 पे क्या होता है? मर्क्यूरस। +2 पे क्या होता है? मर्क्यूरिक। तो लॉजिक समझ में आ रहा है आपके पास कि दैट मीन्स इस केस में क्या होता है कि जो मरकरी है वो आपके पास कांटेक्ट में होती है किसके साथ? कैलोमल के साथ। क्लियर है? और जो इसमें सॉल्यूशन यूज किया जाता है हमारे पास वो आपका मोस्टली KCl का होता है। बस इसकी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिएक्शंस पहले लिख लें, उसके बाद हम आगे समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा हाफ, फिर उसके बाद हो जाएगा आपके पास Hg2Cl2 कि हाफ Hg2Cl2 आपके पास ये हो गया आपका सॉलिड फॉर्म में। यहाँ से आपके पास हो गया रिडक्शन, और इस पे क्या हो गया हमारे पास? ऑक्सीडेशन। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? Hg प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। तो ये आपके पास कैलोमल इलेक्ट्रोड की हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है। क्लियर है? कि जहाँ पर आपके पास जो Hg2Cl2 है, तो सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा आपके पास, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आप गेन कर दिखा दो। यहाँ पर ये कंडीशन क्लियर है कि Hg2Cl2 यदि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो गेन करने का मतलब देखो जरा यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपके पास कितना है? सीधा सा लॉजिक +1 है। इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर लिया हमारे पास? गेन कर लिया। तो लॉजिक सिंपल सा है हमारे पास कि जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो Hg प्लस से यहाँ पर Hg में जाएगा। सॉरी ये तो Hg लिक्विड है ना, क्योंकि Hg के साथ रहता है ना इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट में। यहाँ पर हमने क्या लिखा कि जो आपका कैलोमल है वो किसके कॉन्टैक्ट में रहता है? Hg के कॉन्टैक्ट में रहता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या? Hg होगा। क्लियर? जो Hg है यहाँ पर समझना, ये आपके पास क्या था? यहाँ पर आपके पास ये Hg प्लस है। क्लियर है? और यहाँ पर क्या हमारे पास? Cl माइनस है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो अब ये क्या कर रहा है? जो Cl माइनस है, पहले आप देख लो इसको, Hg ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन करने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास? Hg में। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हमारे पास? फिर उसके बाद Cl ने माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, लॉस करने के बाद खुद को आपके पास किस में कन्वर्ट कर दिया हमारे पास? Cl2 में। क्लियर? मतलब ये सेम जस्ट वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा कि हमने इसके प्रीवियस वाले में आपका AgCl और Ag वाले केस में पढ़ा हुआ था कि दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके पास लॉस हो गया तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका गेन हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके आपके पास क्या कन्वर्ट हो रहा है? Hg में, तो इसलिए रिडक्शन है। और ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करके हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब इसका क्या है हमारे पास? ऑक्सीडेशन है। क्लियर है? अब सिचुएशन ये है कि इसका फिगर देख लीजिए हमारे पास, ये फिगर सामने आ रहा होगा। तो इस फिगर में देखिएगा बहुत ध्यान से हमारे पास, इस फिगर में आप देख रहे होंगे सेम प्लेटिनम वायर है। प्लेटिनम वायर इसीलिए लिया गया है हमारे पास क्योंकि आपके पास यहाँ पर जस्ट यूज किया गया है किसको? Hg को।
तो अब आपके पास बगल में सॉल्ट ब्रिज है, जो आपका सॉल्यूशन लिया गया वो एक्वा सॉल्यूशन है, नीचे आपका कैलोमल है, तो ये आप पास है पूरा कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यदि आपके पास जो इसमें सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड KCl ले लिया जाए, सैचुरेटेड KCl यदि आपके पास यूज कर दिया जाए, तो यही सैचुरेटेड KCl की वजह से इसको हम बोल देते हैं क्या, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। क्या, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। क्लियर, बात समझ में आ रही है? जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, SCE। तो ये क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास SHE, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या था हमारे पास, SHE, और ये क्या है हमारे पास, SCE। ये कॉम्पिटिशन के भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप समझो कि इसका क्या यूज है, तो इसका यूज ये है कि इसका जो EMF होता है लॉन्ग टाइम पीरियड तक फिक्स रहता है। बात समझ में आ रही है? इस कैलोमल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल लॉन्ग टाइम के लिए जब फिक्स रहेगा, तो जब इसको आप यूज करोगे यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये पोटेंशियल फिक्स हो गया तो जो चेंजमेंट होगा वो इसी में होगा, तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें वो चाहिए यहाँ पर या तो कुछ ना हो या तो फिक्स हो, तो हम इसका पोटेंशियल आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपके पास इसका 0 ही होता है SHE का, इस वजह से आपके पास प्रेफरेंस किसको दी गई, SHE को, इसलिए उसको बोला गया रेफरेंस इलेक्ट्रोड। बात समझ में आ रही है? तो ये कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड का। आपको रिएक्शन याद रखनी है, रिएक्शंस आपकी सबकी जनरल इक्वेशंस याद रखनी है, काफ़ी यूजफुल है हमारे पास, काफ़ी यूज होंगी। सो ये था कॉन्सेप्ट आपके पास टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शंस पे, रिप्रेजेंटेशन पे, पूरे एक बेसिक्स पे वर्कआउट कर रहे हैं, ताकि आगे आने वाले समय में जब चैप्टर हम पढ़ें डिटेल्स में तो और हमको दिक्कत ना हो। क्लियर, हमने आपको शुरुआत में बताया था चैप्टर टफ नहीं है, उससे कॉन्सेप्ट यदि एक बार समझ में आ गए तो बहुत ईजी लगने वाला है आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आपके पास। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी उसमें पढ़ेंगे हम आपके पास, आपने 11th में पढ़ी थी, नहीं याद है तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे उसको, और फिर आएंगे आपके पास नर्स इक्वेशन पे। ओके, सो अच्छे से रिवाइज करते रहिए। टिल देन एंजॉय, बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड।